रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये कहानी एक गांव के जमींदार की है जो कि अपने नौकर की बीवी से मोहब्बत कर बैठता है। लेकिन इस प्यार का अंजाम क्या था वो तो आपको इस कहानी को देखने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर ये प्यार एक तरफा था या इस प्यार को किसी साजिश के तौर पर रचा गया था। आइए जानते हैं ये पूरी कहानी। रघुनाथ गांव का एक बहुत बड़ा जमींदार था जिसके यहाँ रमेश नाम का एक लड़का काम किया करता था। रमेश के माता पिता बचपन में मर चुके थे, लेकिन रघुनाथ जो कि गांव का जमींदार था उसने रमेश को अपने घर में रखा और रमेश भी रघुनाथ को मालिक का दर्जा दिया करता और रमेश करीब 10 सालों से उसके घर में काम कर रहा था। एक रोज रमेश अपने पड़ोस की गौरी को देखने जा रहा होता है। तभी रघुनाथ रमेश को देखकर रमेश से कहता है, रमेश क्या चल रहा है? आज तुम्हें कोई काम नहीं है क्या? मालिक वो हम ना ऐसे ही यहाँ पे आ गए थे। तभी रघुनाथ रमेश को काम पर लगाकर खुद गौरी को देखने लगता है और रघुनाथ के आने के बाद गौरी जो कि रघुनाथ के पड़ोस में रहती थी वो अपने घर चली जाती है। हालांकि गौरी को रमेश बहुत पसंद था और रमेश भी गौरी को चाहता था, लेकिन वो अपने मालिक का ऐसा वफादार नौकर था जो कि खाने से पहले भी मालिक से पूछता था, सोने से पहले भी मालिक की परमिशन लिया करता। तो वो अब गौरी से प्यार करने के लिए भी तो मालिक से ही पूछेगा, लेकिन वो अपने मालिक को ये कह नहीं पाता। एक रोज रमेश को गौरी कहती है, देख रमेश, मैं तुझसे प्यार करती है, तू मुझे अपनाएगा तो मैं तेरे साथ रहने के लिए तैयार है। लेकिन ये बात तो हमको अपने मालिक से पूछना होगा कि हम आपसे प्यार कर सकते हैं या नहीं। बड़ा आया मालिक का चमचा, अब तू शादी भी मालिक से पूछ के करेगा और कुछ दिनों में ही कहेगा कि मालिक अब मैं बच्चा कर लूं, आप कहो तो। चल बे हलकट। गौरी तू तो ब्याह के लिए मान गई, लेकिन वो बहुत ही अच्छे हैं, वो मेरी खुशी में खुश होंगे, वो कभी मना नहीं करेंगे, तेरी शादी मुझसे करवा देंगे वो। मैं इंतजार करेगी तेरे फैसले का, मतलब तेरे मालिक के फैसले का। गौरी तो रमेश को अपने दिल की बात बोल देती है, लेकिन रमेश तो अपने मालिक की जी हजूरी करता था। तो ऐसे में जब तक उसका मालिक रघुनाथ उसे ये ना कह दे कि गौरी से शादी कर लो या उसके प्यार को अपना लो, तब तक रमेश का चाहे सर कट जाए वो हाँ नहीं कर सकता था। अब गौरी को रमेश को जवाब देना था। तभी वो देर शाम अपने मालिक के लिए चाय लेकर जाता है और चाय देने के बाद अपना सर झुकाकर वहीं खड़ा हो जाता है। ये देखकर रमेश का मालिक रमेश को कहता है, क्या हुआ, कोई काम है क्या तुझे? वैसे तो बिना काम के तो रुकता नहीं है। वो मालिक हमको ये कहना था ना कि अब हमारी उम्र हो गई है, हमें किसी से प्यार हो गया है। प्यार? और तुझे? कौन है वो, जान सकता हूँ मैं? वो मालिक अपनी पड़ोस की गौरी है ना, गौरी, मुझे ना उसने सामने से कहा है कि वो मुझसे प्यार करती है और मैं भी उससे प्यार करता हूँ मालिक। तो ये प्यार का मामला है, वो भी गौरी के साथ? ठीक है, सोचकर बताता हूँ। रमेश अपने मालिक से हिम्मत करके पूछ ही लेता है कि उसे गौरी से शादी करनी है, लेकिन रमेश को कहाँ पता था कि उसका 35 साल का कुंवारा मालिक तो खुद ही गौरी पर मरता है। अब ऐसे में रघुनाथ बहुत सोच में पड़ जाता है और अपने मन में सोचता है, मैं गौरी से तो प्यार करता हूँ, लेकिन गौरी तो रमेश को अपना दिल दे चुकी है। लेकिन कोई बात नहीं, रमेश को शादी के लिए हाँ करवा कर गौरी को अपनी ही हवेली में रख लूंगा और पूरे दिन उसी को देखता रहूंगा। अब देर रात रघुनाथ अपने नौकर रमेश से गौरी से शादी करने के लिए हाँ कर देता है। अब रघुनाथ ही रमेश और गौरी की शादी मंदिर में भी करवाता है। ऐसे में रमेश और गौरी रघुनाथ के साथ हवेली के कमरे में रहने लगते हैं और वक्त वक्त पर रघुनाथ को भी गौरी को देखने का मौका मिल जाया करता। अब एक रोज गौरी देखती है कि किसी बात पर रघुनाथ ने रमेश को थप्पड़ मार दिया है। ये देखकर गौरी रघुनाथ के सामने हाथ जोड़कर कहती है, मालिक, इनसे गलती हो गई है, इन्हें माफ कर दो, आगे से ये गलती नहीं करेंगे। रघुनाथ ने आज से पहले रमेश पर कभी हाथ नहीं उठाया था, लेकिन वो गौरी को अपने करीब और बेबस देखना चाहता था, जिसके लिए वो हर छोटी मोटी बात पर रमेश पर गुस्सा जाहिर किया करता, जिसकी वजह से गौरी को अपने मालिक का काम करना पड़ता था। एक रोज हवेली का नौकर राजू गौरी से कहता है, गौरी दीदी, आपको पता है मालिक ने कल रमेश भैया पे पहली बार हाथ उठाया है। क्या मजाक कर रहा है तू? सच में क्या? दीदी माँ कसम, सच में
ना जाने जब से आप आई हो ना, आपको एक कमरे में बुलाते हैं। पहले तो रमेश भैया नहीं होते थे ना, तो मालिक खाना भी नहीं खाते थे। राजू ने जैसे ही गौरी को ये बोला, उससे गौरी के मन में एक बात आती है। हो ना हो कुछ तो बात है जो मुझे पता लगाना ही होगा। एक रोज रघुनाथ रमेश को किसी काम से गांव से बाहर भेज देता है, जिसके बाद वो गौरी को देर रात अपने कमरे में बुलाता है और गौरी से कहता है, गौरी, क्या तुम्हें पता है आज मैंने तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया है? मालिक, मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है मालिक। अरे गौरी, डरो मत, और तुम मुझे रघु बुला सकती हो। तुम्हें पता है कभी मैं भी तुम पर मरता था, लेकिन तुम्हारे उस रमेश ने तुम्हें मुझसे छीन लिया। मालिक, मैं आपसे प्यार नहीं करती। मैं अपने पति के लिए यहाँ रह रही हूँ। उसकी सिंदूर का कर्ज मैं मरते दम तक निभाऊंगी। आखिर मुझ में क्या कमी थी? मेरे पास पैसा है, इतनी बड़ी हवेली है, और तुम क्या जानोगे एक चुटकी सिंदूर की कीमत रघुनाथ बाबू। ईश्वर का आशीर्वाद होता है एक चुटकी सिंदूर। अरे गौरी, यही अदा तो तुम्हारी मुझे बहुत पसंद आती है। इतना कहते हुए नशे में धुत रघुनाथ अपने ही बेड पर गिर जाता है और गौरी घबराते हुए वहाँ से चली जाती है और अपने कमरे में जाते ही सोचती है, मुझे अपने सिंदूर की कीमत रमेश को यहाँ से दूर ले जाकर ही चुकानी होगी। लेकिन अपने मालिक के खिलाफ कुछ भी बोल पाना रमेश के सामने सहज नहीं था। अगली सुबह रमेश जैसे ही घर आता है तो रमेश से गौरी उसके मालिक के बारे में सारी बातें बता देती है, लेकिन रमेश गौरी को ही सुनाने लगता है, जिसका डर गौरी को पहले से था। अब ये सब सुनकर गौरी अपने मन ही मन सोचती है, मुझे कुछ भी करके इसके मालिक की असलियत सामने लानी ही होगी, वरना ये जिंदगी भर अपने मालिक का कुत्ता बना रहेगा और इसे कुछ सही गलत का पता भी नहीं चल पाएगा। अब गौरी अपने पति रमेश के आने के समय पर मालिक के कमरे में जाती है। गौरी को पता था कि रमेश कहीं से भी आता तो अपनी बीवी से पहले मालिक से ही मिलने जाता। तभी जैसे ही गौरी रघुनाथ के कमरे में जाती है और रघुनाथ भी गौरी को देखकर उसकी साड़ी का पल्लू पकड़ता है, वैसे ही रमेश वहाँ आ जाता है और रमेश को देखकर गौरी रमेश की ओर भागकर उसे गले लगाकर रोते हुए उससे कहती है, रमेश, मैंने तुम्हें कहा था ना, ये मेरे साथ गलत करते हैं, फिर भी तुम समझे नहीं। अब देख लो अपनी आंखों से। रमेश, ये लड़की झूठ कह रही है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी भी तो बात सुनो। अब तक तो रघुनाथ पर रमेश खुद से भी ज्यादा विश्वास करता था, लेकिन जब वो अपनी आंखों से गौरी के साथ रघुनाथ को देखता है तो वो अपने मालिक की हवेली को छोड़कर अपनी पत्नी गौरी को लेकर कहीं दूर गांव चला जाता है और रघुनाथ यहाँ पछताता रह जाता है, क्योंकि रमेश, जो कि अपने मालिक पर खुद से ज्यादा विश्वास करता था, वो उसकी पत्नी पर बुरी नजर भी डालता था। और अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के साथ ही रमेश अपनी पत्नी गौरी को कहता है, हमको कभी लगा नहीं था कि हमारे मालिक ऐसी हरकत करेंगे। हमने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने तो बस तुम्हें उस काल कोठरी से निकालकर एक नया जीवन दिया है, क्योंकि तुम अपने मालिक के अंधे गुलाम बन चुके थे, जिसे कुछ भी गलत और सही का फर्क नहीं दिखता था। हाँ, हमें भी आजादी पाकर ना बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है एक नई जिंदगी हमको मिल गई है और हम ये पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहेंगे। अब हम ना किसी की गुलामी कभी नहीं करेंगे, हम बस अपनी जोड़ू की ना आज्ञा का पालन करेंगे। और इस तरह से गौरी अपने पति को और अपनी इज्जत को बचाकर अपने सिंदूर की कीमत चुकाती है और अपने नए जीवन में खुशी खुशी रहने लगती है। उर्मिला की एक नहीं 5 बहुएं थी। बड़ी बहू माला, दूसरी बहू मीना, तीसरी बहू कीर्ति, चौथी बहू ज्योति, 5वीं बहू नैन्सी। लेकिन उर्मिला अपनी 5 बहुओं में से एक बहू से भी खुश नहीं थी, क्योंकि उसकी 5 बहुएं अपने घर के एक खानदानी लहंगे को लेकर हमेशा आपस में लड़ती रहती थी और उर्मिला के लाख समझाने के बाद भी 5 में से कोई भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता था। ये सब देखकर उसे बहुत दुख होता था। तभी एक रोज सुबह के समय उर्मिला अपने कमरे से नीचे आती है और कहती है, ये क्या हो रहा है? तुम 5 सुबह सुबह मेरे इस लहंगे को लेकर क्यों बैठी हुई हो और किस बात पर बहस हो रही है तुम 5 की? क्या मैं जान सकती हूँ? माँ जी, अच्छा हुआ कि आप खुद ही आ गई। वैसे भी हम 5 ही लहंगा लेकर आपके पास आने ही वाले थे, ये पूछने के लिए कि आप इस बार बुआ जी के लड़के की शादी में ये खानदानी लहंगा किसे दोगी पहनने के लिए। हाँ माँ जी, बता दीजिए ताकि हमारी बहस खत्म हो जाए और हम लोग अपने घर के कामों में लग जाएं।
घर के कामों का और अपनी जिम्मेदारियां निभाने का इतना ध्यान तुम्हें कभी नहीं रहता, जितना कहीं जाने की खबर सुनकर तुम्हें इस लहंगे का रहता है। माँ जी अब हम लोग क्या करें? आपने हम पांचों बहुओं के बीच में एक लहंगा दे रखा है जो कि सबको पसंद है, इसीलिए सबका ध्यान इसी पर जाता है। ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही जेठानी जी। ये लहंगा देखने में इतना सुंदर है कि इसके आगे हमें और कोई लहंगा भाता ही नहीं है। और जब कोई शादी पड़ती है या कोई फंक्शन पड़ता है तभी तो लोग इकट्ठा होते हैं और लोगों के कपड़े नोटिस करते हैं। उस टाइम इस लहंगे के आगे सब फीका लगता है। आपने तो सच कहा जेठानी जी। हमारा बस चले तो मैं ये लहंगा रोज पहनूं। भारी जरूर है लेकिन इसको पहनने के बाद एक महारानी वाली फीलिंग आती है। हम सभी को बस एक बार ही अपनी अपनी शादी में ये लहंगा पहनने को मिला था, उसके बाद तो इसे देखने को भी नहीं मिलता है जल्दी। ज्योति सही कह रही है माँ जी। वैसे आप हमें एक बात बताएंगी कि हम पांचों के बीच एक लहंगा रखने की क्या जरूरत है? हम पांचों को आप अलग अलग लहंगा भी तो दे सकती थी ना, ताकि हमारे बीच लड़ाई ना हो। हाँ माँ जी। क्या हाँ माँ जी, तुम्हें पता भी है ये लहंगा कितना महंगा है? पूरे लहंगे पर सोने के तार से काम हुआ है, ऊपर से ये मेरा खानदानी भी है। इसके जैसा दूसरा मिलना बहुत मुश्किल है। तुम्हें खरीदना है तो जाके खरीद लो दूसरा लहंगा, मैं कौन सा मना कर रही हूँ। नहीं माँ जी, मुझे तो मेरा ही लहंगा चाहिए। लेना है तो लो, ये लोग दूसरा ले लेंगे, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। अपनी सास और अपनी जेठानियों की सारी बातें उनसे कुछ दूर खड़ी उनकी सबसे छोटी देवरानी नैन्सी सुन रही होती है, जिसे सुनकर वो हंसते हुए उनके पास आती है और कहती है, जेठानी जी आपको ऐतराज होगा भी क्यों? भला सोने की तारों से जड़ा हुआ लहंगा लेने से कौन मना करेगा? आपको ऐसा क्यों लगता है कि हम अपने लहंगे को छोड़कर दूसरा लहंगा लेंगे? छोटी हो लेकिन सबसे ज्यादा बोलती हो तुम, इसीलिए अपना मुंह बंद रखो अगर सारी बात ना पता हो तो। जेठानी जी मुझे सारी बातें पता है, मैं आप लोगों की सारी बातें आपसे दूर खड़ी होकर सुन रही थी, इसलिए हर जगह आप अपनी चालाकी दिखाना बंद करिए। बात तो सही है जेठानी जी नैन्सी की। बस करो तुम पांचू, जब देखो अपने इस लहंगे को लेकर लड़ती रहती हो। अभी बुआ के लड़के की शादी में बहुत टाइम है, जब जाना होगा तब देखेंगे, समझी? अभी जाकर अपना काम करो घर का। काम न काज की दुश्मन अनाज की, वही वाला हाल है तुम्हारा बस, और कुछ नहीं। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद पांचों अपने घर के कामों में लग जाती हैं। ऐसे ही समय बीतता है और शादी का दिन आ जाता है, जिस पर पांचों फिर लहंगे की बात पर लड़ते हुए अपनी सास के पास जाती हैं और कहती हैं, अब बताइए माँ जी। क्या बताऊँ मैं, और अब क्यों लड़ रही हो तुम पांचू? मैं तुम्हारे इस लड़ने से परेशान हो गई हूँ। कभी इस घर में शांति नहीं रहती है कि इंसान चैन की सांस ले। माँ जी आप भूल गयी, बुआ जी की लड़की की शादी आज ही है। अब आप मुझे लहंगा दीजिए, मुझे तैयार होना है। जेठानी जी आप नहीं, मुझे वो लहंगा चाहिए। अब बड़ी है ना, पहले आपको अपनों से छोटे के बारे में सोचना चाहिए, इसलिए माँ जी ये लहंगा मुझे ही देंगी। अगर ऐसी बात है जेठानी जी तो मैं भी आपसे छोटी हूँ, इसका मतलब ये लहंगा मुझे मिलना चाहिए। अगर बात छोटों की है तब तो मैं भी आपसे छोटी हूँ कीर्ति जेठानी जी, इसका मतलब बहस खत्म। ये लहंगा मुझे ही मिलेगा। माँ जी आप मुझे ही दे दीजिए। बिल्कुल नहीं माँ जी, मैं सबसे छोटी हूँ तो इसका मतलब ये लहंगा मुझे ही मिलेगा। बस माँ जी आप मुझे दीजिए। इतना कहकर पांचों अपनी सास की बात सुने बिना ही आपस में मैं करके बहस करना शुरू कर देती हैं, जिसे देखकर उर्मिला को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी बहस का फायदा उठाकर खुद ही जाकर लहंगा पहनकर तैयार होकर दोबारा उनके पास आती है और उन पर जोर से चिल्लाती है, जिससे उन पांचों की नजर उर्मिला पर जाती है और एक साथ हैरान होकर कहती हैं, ये क्या है माँ जी? तुम्हारी लड़ाई का अंत तुम पांचों में से किसी को नहीं मिलेगा ये लहंगा। माँ जी लेकिन ये एक लहंगा तो हम पांचों का था ना। हाँ माँ जी। बस अब तुम पांचों में से कोई एक शब्द भी नहीं बोलेगा। लहंगा नहीं मानो कोई खजाना हो गया हो, जिसको लेकर हमेशा लड़ती रहती हो पांचों के पांचों। जिसको मिलना था मिल गया लहंगा। उर्मिला इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। ये सब देखकर पांचों के होश उड़ जाते हैं। ऐसे ही समय बीतता है। तभी एक रोज नैन्सी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी उसके पड़ोसी शर्मा जी वहाँ आते हैं और नैन्सी से कहते हैं, अरे बहू, तेरी सास उर्मिला जी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना था, कुछ जरूरी बात करनी थी। कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहीं बाहर गई है क्या? अंकल जी माँ जी तो जेठानियों के साथ मंदिर गई थी। अगर कोई खास बात ना हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उनको बता दूंगी।
कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन ना मेरी बहू की आज गोद भराई थी। उर्मिला जी को मैंने बताया था, उन्हें तो पता ही है ना, लेकिन फिर भी मैं बस उनको याद दिलाने आया था। कहीं सोचा भूल गई होंगी, और फंक्शन का टाइम भी कुछ बदल सा गया है। अब फंक्शन रात को नहीं, अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा, तो आप लोग सब समय से आ जाना। और हाँ, याद से अपनी सासू माँ, आई मेरा मतलब है उर्मिला जी को बता देना, ठीक है? क्या बात है, एकदम सही टाइम पर आए हो अंकल जी। अभी तो घर में कोई है भी नहीं जो मुझे लहंगा पहनने से रोकेगा या उस पर बहस करेगा। मैं उन लोगों के आने से पहले ही वो लहंगा पहनकर फंक्शन में जाऊंगी। जी अंकल जी। शर्मा जी इतना कहकर वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद नैन्सी जल्दी से अपना रसोई का काम खत्म करके अपनी सास के कमरे में जाती है और लहंगा लेकर पहनकर जल्दी से तैयार होकर जैसे ही घर के बाहर निकलती है, तभी उसकी सास और जेठानियां वहां आती हैं और दरवाजे से ही लड़ना शुरू हो जाती हैं। अपनी सास के कई बार रोकने पर वो चुप नहीं होती। लहंगे जैसी छोटी चीज को लेकर उर्मिला की पांचों बहुओं को लड़ते हुए देखकर आसपास के लोग उसके घर की बुराई करना शुरू कर देते हैं, जिसे सुनकर उर्मिला अपनी बहुओं को घर के अंदर लेकर आती है और कहती है, अब बहुत हो गया तुम पाचू का, मैं आज ही इस लहंगे को आग लगा दूंगी। ये आए दिन होने वाले ड्रामे से छुट्टी मिल जाएगी। शर्म नहीं आती तुम पांचों को एक लहंगे के लिए लड़ते हुए? एक हो, दो हो या चार हो, है तो तुम्हारा ही। इतनी बहस और किस बात की? बड़ी हो तुम सब, वो तुमसे सबसे छोटी है। अगर उसने एक बार पहन भी लिया तो क्या हुआ? क्या वो घर में वापस नहीं आएगी? शर्म करो तुम लोग थोड़ा अपने आप पर। आज तो हद कर दी तुम सबने। अपनी सास की बात सुनकर पांचों को अपनी गलती का एहसास होता है, जिसके बाद पांचों अपनी सास से अपनी गलती की माफी मांगती हैं और दोबारा फिर कभी पांचों का एक लहंगा होने की बात को लेकर एक दूसरे से न लड़ने का वादा भी करती हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।